Students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 12th economics and it is our 6th part. In this part we understand about our today's topic, that means the investment and the investment functions. हम investment और investment के functions के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले investment को समझ लेते हैं. investment होता क्या है. तथा investment refers to those expenditure which is incurred by the producer on the purchase of the capital goods such as a machinery, instrument, raw material of a फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. तो नॉर्मली अगर ये वो गुड्स होते हैं जिनको एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है जिससे के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसमें ये चीज़ें कौन सी होती हैं जिसे कैपिटल गुड्स के रूप में हम देखते हैं. वो मशीनरी होती है, इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है. इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस हमारे प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं, लाइक रॉ मटेरियल और भी चीज़ें. फिर ये भी कहता है अकॉर्डिंग टू द पीटरसन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड द एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोड्यूसर, वेरिएबल इक्विपमेंट्स, न्यू कंस्ट्रक्शंस एंड द चेंज इन द इन्वेंट्रीज. तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर होता है नॉर्मली ऐसे एक्सपेंडिचर को करता है, इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड वेरिएबल इक्विपमेंट्स, यानी कि जो वो इक्विपमेंट्स जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए करता है, जिससे वो चाहे न्यू कंस्ट्रक्शन पे कर रहा हो या फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज, यानी उसके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको बदलने के लिए किया जाता हो. एक थोड़ा सा वर्ड में फिर से आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा. नॉर्मली एक एक्सपेंडिचर का वर्ड आता है, ये कई बार मैंने आपको बताया भी है. इसका मीन्स क्या होता है, ये ऐसे इसका मीन्स ये होता है कि वो एक्सपेंसेस या वो खर्चे जिसको इसलिए किया जाता है जिससे कुछ अर्निंग किया जा सकता है, जिससे कुछ कमाया जा सकता है. इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करके किया जाता है. हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का. तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली दो तरीके के इन्वेस्टमेंट इसमें आते हैं, जिसमें कहता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और इनकम लेवल के साथ, यानी इनकम लेवल जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है तो इसके साथ ये भी इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाता है. लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ये एकदम फ्री होता है, जरूरी नहीं है कि आपका इनकम लेवल बढ़े तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट भी आपके बढ़ जाते हैं. थोड़ा सा हम पहले वाले के बारे में समझें. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट. ये क्या होता है, इनकम एंड प्रॉफिट पे याद रखिएगा हमेशा. इनकम एंड प्रॉफिट के ऊपर ये क्या करता है, निर्भर करता है. यानी कि इसमें जैसे जैसे बदलाव आएगा उसके हिसाब से इसके लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी बदलाव आएगा. और ये भी कहता है कि हायर इनकम लेवल इंक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इंड्यूस द हायर पॉसिबिलिटीज टू प्रोड्यूसर. तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर ज़्यादा वो पैसे कमा रहा है तो वो क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए या जो उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करता है, वो इसलिए उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ अपने इनकम लेवल को बढ़ाने का काम करता है. यानी कब, जब हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, री इन्वेस्ट करने का काम करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उस प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के प्रॉफिट को और बड़ा करने का काम करेंगे. ये तब पॉसिबल है, ये ऐसे सिचुएशन में होता है जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमारा जनरेट होता है. यानी कि ये सिचुएशन जब हमारे पास इनकम और प्रॉफिट दोनों बढ़ रही हो तो उस कंडीशन में जनरेट होता है. कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड द लेवल ऑफ इनकम. ये दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. जैसे यहाँ पे बताया गया कि पहले हमारा इनकम लेवल Y1 था और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो K1 था. तो बाद में क्या होगा, जैसे हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, हमारे पास Y1 था और K1 था. इनकम हमारा ये और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है. तो हमारे पास पहले क्या था, Y1 और K1 था. लेकिन जैसे ही इनकम लेवल Y1 से शिफ्ट होकर Y2 की तरफ पहुंचता है, उसी तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट पावर भी K1 से लेके K2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो ये देखिए, तो इन दोनों में क्या है, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप जनरेट हो रही है. यानी जैसे इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है. अगर मान लीजिए यही सिचुएशन क्या होती है कि लेवल ऑफ इनकम Y2 से घट के क्या आती है, Y पे आ जाती है, तो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट सिचुएशन होगा वो भी क्या होगा, ये रिड्यूस होके क्या होगा, K पे आ जाएगा. यानी कि यहाँ की सिचुएशन क्या होगी, ये माइनस होगी, निगेटिव सिचुएशन में वर्क करेगी. यानी कि इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा. हम बात करते हैं ऑटोनोमस सिचुएशन में. ऑटोनोमस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इनकम लेवल का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर. यहाँ पे कहता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ इनकम लेवल. ये इनकम लेवल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, नहीं जैसी सिचुएशन चल रही होती है वो ऐसे ही चलता, चाहे इनकम हमारा घटे या बढ़े. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड विद द चेंज इन इनकम.
हमारा जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, इनकम में बदलाव आने के बाद भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हम पैसे अगर बढ़ा रहे हैं तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ ही रहता है, इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते। मान लीजिए पहले हमारा y था, फिर हमने y घटा लिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव किया तब भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं यानी कि y2 कर लेते हैं तब भी हमारा जो k है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसमें स्टेटमेंट के थ्रू तो आगे देखा था, इवन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इवन द हाई प्रॉफिट एक्सपेक्टेड डज नॉट इफेक्ट द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो भी क्या करता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन सच अ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट विच इज डन इन द इकोनॉमी फॉर द इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये अगर देखें तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो खासतौर से गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, जो क्या होता है, जो इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इसको एक्सपेंस करने का काम करती है। जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया आपको, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, लेवल ऑफ इनकम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनकम पे फर्क पड़ने के बावजूद भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब डिटरमाइनिंग द फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये दो सिचुएशन में जनरेट होती है। जैसे हमने देखा प्रोपेंसिटी ऑफ सेव एंड कंजप्शंस की बात की, तो ठीक इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो ये दो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। पहला होता है मार्जिनल इफेक्टिव कैपिटल, और दूसरा हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्जिनल इफेक्टिव कैपिटल की बात करते हैं तो कहता है द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल फ्रॉम द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द मार्जिनल इफेक्टिव ऑफ अ कैपिटल। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द एडिशन इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ऐसी सिचुएशन को या इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम नॉर्मली कहते हैं मार्जिनल इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कैपिटल कहते हैं, मार्जिनल इफेक्टिव कैपिटल के रूप से जानते हैं। इन अदर वर्ड द मार्जिनल इफिशियंसी of the capital is expected the rate of a return of an additional unit of a capital goods over the its cost। अगर हम क्या करते हैं, किसी गुड्स को एडिशनली इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उसके कॉस्ट के बेसिस पे जो हम लगा रहे हैं उससे हमको ये पता चलता है, उससे ये रहता है कि उससे ज़्यादा हमको मिलने वाला, उससे बेहतर मिलने वाला होता है, तो ऐसी सिचुएशन को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहने का काम करते हैं। अब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की अगर बात भी करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए भी गए हैं। यहाँ पे कहता है द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल, और दूसरे सिचुएशन में कहता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल इज एक्सपेक्टेड द रेट ऑफ अ रिटर्न्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ गुड्स ओवर ऑन इट्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कहता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल कैन बी अंडरस्टूड विद एग्जाम्पल। जैसे कहता है कि इफ द सप्लाई प्राइस ऑफ वन एडिशन यूनिट ऑफ अ कैपिटल इज 10,000, यानी कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कैपिटल की अगर बात करें तो उसकी जो सप्लाई प्राइस है वो 10,000 की है, एंड एक्सपेक्टेड द प्रॉफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज 1,000 पर एनम। अगर इस इन्वेस्टमेंट से, यानी जो ये मटेरियल खरीदा जा रहा है या जो ये लगाया जा रहा है, इसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बाद से ये माना जा रहा है कि हमको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हर साल होगा, तो उस सिचुएशन में MEC यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 1,000 रुपीज़ को क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट रहता है। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो 10% का जनरेट होता है। द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज टर्म्ड एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड इन द परसेंटेज। तो ये भी जो प्रॉफिट होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको एक्यूरेट वैल्यूएशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कई बार ये बहुत बड़ा नंबर होता है तो इसको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या किया जाता है, इसको परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। द फार्मूला डिटरमाइन द MEC यानी कि एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल को जो रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे जो फार्मूला जैसे आपको दिया गया है MEC इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इनकम यानी कि y अपॉन एक्सपेक्टेड या फिर कॉस्ट
यानी कि P या सप्लाई प्राइस, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं यहाँ पे जितने का सामान, जितने का इनकम हम मेंटेन कर रहे हैं और जितने का हम उस पर लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप जनरेट करता है वो हमारे MEC यानी कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। हम बात करें मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ अ कैपिटल की अगर बात करते हैं तो ये कैसे होती है, ये कितने तरह की होती है? तो नॉर्मली ये दो तरीके की होती है। MEC की अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड होती है और सप्लाई यील्ड होती है। तो प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड की सिचुएशन कहता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ द एन एसेट्स इन इज द एग्रीगेट नेट रिटर्न्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ड्यूरिंग द इट्स होल लाइफ। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम ये कोई भी चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं कि वो हमको काफ़ी लंबे टाइम तक हमको रिटर्न्स देता रहे। तो यहाँ पे भी कंपनियाँ जब किसी मशीन को लगाने का काम करती है, किसी एसेट्स को किसी एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है, तो ये मान के चलती हैं कि इससे लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ हमको अमाउंट या कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलता रहेगा। फिर ये भी कहता है द टर्न नेट रिटर्न्स इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द टोटल यील्ड्स। अगर बात करें तो इसमें जो नेट रिटर्न्स होता है उसको क्या कहता है? जो टोटल कॉस्ट लगाया जाता है उसके बीच का डिफरेंसेस होता है, यानी कि उसको हमें क्या मिल रहा है और हम क्या लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड द PY इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से QX तक हम जा सकते हैं, यानी कि जितने नंबर्स तो हम एसेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सप्लाई प्राइस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली करते क्या है, तो यहाँ पे कहता है द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज अ सप्लाई प्राइस, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल गुड्स के ऊपर उस समय किया जाता है जब उसकी जरूरत होती है, यानी वो पैसे जो कैपिटल गुड्स के ऊपर बिगिनिंग टाइम में इन्वेस्ट किए जाते हैं वो क्या किस रूप से आते हैं? सप्लाई प्राइस के रूप से आते हैं। और इसमें कहता है फॉर द एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी इज सप्लाई प्राइस और द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी नई मशीनरी को जब हम खरीद रहे हैं तो वो उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा या फिर सप्लाई प्राइस होगा। और इट्स ऑल्सो नोन एज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी जब कोई चीज़ खरीदते हैं किसी पुरानी मशीन की जगह कोई नई मशीन खरीदते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के रूप में जानते हैं। फिर कहता है एस्टिमेट द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ द कैपिटल की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे जो सप्लाई प्राइस है, सप्लाई प्राइस को हमने क्या किया है PY, यानी P जो है प्रोपेंसिटी ऑफ यील्ड, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसको हम खरीद के जिसको हम इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहे हैं, तो ये Y1 Y2 इस तरीके से तमाम तरह की जो क्वांटिटी या एसेट्स होंगी उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात आती है तो सेकंड फैक्टर डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट साइज इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट साइज की अगर बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें ऊपर हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस रेशियो में हमको रिटर्न्स मिलने वाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई ऑफ अ मनी, यानी कि कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी, पैसे की डिमांड और सप्लाई जो है डिमांड वो पैसे के लिए, यानी कितने रुपए का हम डिमांड कर रहे हैं और कितने रुपए की सप्लाई हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड डिमांड फॉर द मनी इज रिलेटेड टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और ये डिमांड जो होती है, डिमांड ऑफ मनी जो होती है वो किससे रिलेट करती है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी का सेंस ये याद रखिएगा कि ये चेंज होता है, चेंजेबल होता है, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, उसमें बदलाव आते रहते हैं। साथ ही साथ कहते हैं पीपल हैव द लिक्विडिटी प्रेफरेंस दैट इज अ डिजायर टू द कीप इन द कैश मनी, जो मतलब लोगों के पास भी क्या होता है कि लिक्विडिटी डिफरेंस होती है कि वो कुछ पैसे को अपने पॉकेट में कैश के रूप में रखना चाहते हैं। उनकी बात करें ड्यू टू द 3 मोटिव्स, 3 तरीके से या 3 मोटिव पे वो पैसे को अपने पास रखना चाहता है। पहला जो ट्रांजैक्शंस मोटिव्स, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव्स क्या करते हैं। तो नॉर्मली अगर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वो खर्चे के मोटिव पे रखते हैं, और दूसरा कुछ हमारे पास सडनली कुछ अगर रिक्वायरमेंट आती है उसको पूरा करने के लिए रखते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर कहीं कोई सिचुएशन जनरेट होती है तो उस पॉइंट को व्यू करके क्या करते हैं, ये स्पेक्युलेटिव मोटिव को मतलब मोटिव से थ्रू वो कैश को अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रखना पसंद करते हैं। अब MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे जैसे एक छोटा सा रिव्यू दिया गया है, यहाँ पे कहता है द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर्स
आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होता है वो दोनों चीज़ों को फोकस करके काम करता है, यानी कि MEC जो मार्जिनल मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को और साथ ही साथ उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न्स को, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है ये दोनों चीज़ों को फोकस करता है। क्यों फोकस करता है? यानी कि देखिए क्या होता है, पैसा लगाना एक बहुत बड़ा कला नहीं होता। पैसा हम तो लगा तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला, अगर इसको हम फोकस ना करें। कई जगह ऐसे होते हैं जो बहुत कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और कुछ जगह ऐसे होते हैं ज़्यादा पैसा लगाने के बाद भी रिटर्न्स बहुत कम आते हैं। तो जो इन्वेस्टर होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचता है कि हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके इन्वेस्टमेंट से हमको क्या मिलने वाला है। जैसे आज के टाइम में छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि हम मशीनरी खरीदते हैं किसी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, तो क्यों खरीदते हैं? हमने क्या किया, 10 लोगों को जॉब दे रखा है, तो हम 10 लोगों को जॉब से निकाल के क्या करते हैं, कुछ 10 लोगों की जगह पे 2 लोगों को रख लेते हैं और 2 लोगों से कहते हैं कि मशीन को ऑपरेट करिए। ऑपरेट करने की सिचुएशन में वो ये देखता है कि मशीन से 10 लोगों से जो वर्क निकलता है उससे कहीं ज़्यादा काम निकल रहा है और कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी जब ज़्यादा हो रही है और बहुत ही क्लीन मतलब क्या कहते हैं, उसके काम करने का जो स्किल है वो बहुत ही बेहतर है, डिफेक्टेड होने के चांसेस कम है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, उससे उसको लगता है कि रिटर्न्स उसको ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पे जब लोग काम करते हैं तो ह्यूमन बीइंग से गलतियां हो जाती हैं, तो वहाँ पे उनको लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो वो रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे क्या उसको मिलने वाला है, और अगर जब ज़्यादा मिल रहा है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है, और जब ज़्यादा नहीं मिलता है, कम मिलता है या बिलो द इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो उसके बारे में वो थोड़ा सा सिक्योर होता है, उस पर करे या ना करे इस चीज़ को लेकर डिसीजन में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो यहाँ पे जैसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस, कैसे रिड्यूस होता है, कहता है इफ द MEC यानी कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू R जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न्स की बात कर रहा है। जब हमारी मार्जिनल इफिशियंसी कॉस्ट क्या हो, रिटर्न्स के बराबर हो या इंटरेस्ट के बराबर हो, तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट विल बी नाइदर इंक्रीजेज नॉट द डिक्रीजेज, उसमें ना ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा ना ही उसमें डिक्रीज करेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देगा। लेकिन इस सिचुएशन कहता है इफ द MEC इज ग्रेटर देन MR, अगर मान लीजिए हमारा जो मार्जिनल इफेक्टिव कैपिटल हो उसमें रिटर्न्स से ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें रिटर्न हमको जितना हमने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, ये एक फेवरेबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को करने का काम करेगा। लेकिन वहीं जब निगेटिव होगा तो फेवरेबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि इसको रिड्यूस करने का काम किया जाए, क्योंकि यहाँ से रिटर्न हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.